तो मूड ऑफ इंडिया में खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मोदी और पीएम के बीच सियासी जंग की। और सवाल यही उठ रहा है इस वक्त कि आखिर किसने बदला भूगोल। जी हां, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने रविवार को पीएम मनमोहन सिंह और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मोदी ने पीएम के भूगोल वाले बयान पर सवाल पूछा। मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, जिस गांव में आपका जन्म हुआ था कभी वो हिंदुस्तान में था, लेकिन अब वो हिंदुस्तान में नहीं है। ऐसे में भूगोल किसने बदला? चुनाव नजदीक आते ही सियासी दल एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने की फिराक में हैं। गुजरात के सीएम और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी भी इसी रेस में शामिल हो चुके हैं। अपनी रैलियों में मुस्लिम समुदाय को बुलाने के बाद अब मोदी खुद भी मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रम में शिरकत करने लगे हैं। गुजरात के खेड़ा में अस्पताल के उद्घाटन को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। मौका भले ही अस्पताल के उद्घाटन का हो, लेकिन मोदी के कांग्रेस पर सियासी तीर यहाँ भी जारी रहे। मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शनिवार को दिए गए भाषण पर पलटवार भी किया। गौरतलब है कि शनिवार को पीएम ने छत्तीसगढ़ में मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि बीजेपी के नेता उत्साहित होकर इतिहास और भूगोल को बदल देते हैं। और कई बार तो बीजेपी के नेता ज्यादा उत्साहित होकर भारत के इतिहास और भूगोल तक को बदल डालते हैं। भूगोल किसने बदली है? प्रधानमंत्री जी, ये देश जानना चाहता है भूगोल किसने बदली है। प्रधानमंत्री जी, देश जानना चाहता है आपका जिस गांव में जन्म हुआ था वो गांव कभी हिंदुस्तान हुआ करता था। आज आपका खुद का गांव हिंदुस्तान नहीं है। ये भूगोल किसने बदली? प्रधानमंत्री जी, देश जानना चाहता है भूगोल किसने बदली। मुझे ये विश्वास है कि भारत और छत्तीसगढ़ की जनता ये अच्छी तरह समझ जाएगी कि सिर्फ बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें बोलने से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने लायक नहीं बन सकती है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं। ऊंचे ऊंचे मंच पर ऊंची ऊंची बातें करने से सफलता नहीं मिलती है। इसका जीता जागता सबूत है 2012 का दिसंबर का गुजरात का चुनाव। कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी ने पीएम मनमोहन सिंह पर भी निशाना साधा। मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चुप क्यों हैं? इस देश के प्रधानमंत्री अच्छा होता कि महंगाई के संबंध में कुछ बोलते। देश के प्रधानमंत्री वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करना चाहिए उसके लिए बोलते। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव में इतिहास और भूगोल की कथा करके आ गए। मोदी अपनी रैली के दौरान अक्सर गुजरात के विकास मॉडल का उदाहरण देते हैं, लेकिन कांग्रेस को मोदी का दावा हजम नहीं होता। यही वजह है कि कांग्रेस अक्सर गुजरात के विकास मॉडल पर सवाल उठाती है। मोदी ने आरोप लगाया कि गुजरात को बदनाम करने की भी साजिश हो रही है। मित्रों, हिंदुस्तान में गुजरात को बदनाम करने के लिए कोई मौका छोड़ा नहीं जाता है। आए दिन गुजरात को बदनाम करना, गुजरात को गाली देना, गुजरात के लिए बुरा भला करना ये फैशन हो गई है। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा यही गुजरात है जो आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रक्तदान करने वाले लोगों का राज्य है। वोट की गोट सही और सटीक बैठाने के लिए बीजेपी के पीएम इन वेटिंग हर दांव आजमा रहे हैं। इरादा मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने का है। मोदी के कार्यक्रमों में अभी तक मुस्लिम समुदाय के लोग ही शामिल होते थे। ये पहली बार हुआ कि मोदी किसी मुस्लिम समाज से जुड़े कार्यक्रम में सीधे हिस्सा लेने गए। मोदी के इस कदम को अपनी छवि सुधारने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन इसमें कामयाबी कितनी मिल पाएगी ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।
जी हां, बेशक नरेंद्र मोदी ने इस मंच से भी भले ही केंद्र सरकार को जमकर निशाने पर लिया हो, लेकिन अब तक तो मोदी ही मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने कार्यक्रमों में बुलाया करते थे। लेकिन यह पहला मौका होगा जब खुद मोदी ही किसी मुस्लिम कार्यक्रम में शिरकत करने गए हों। बीजेपी इससे गदगद जरूर होगी, लेकिन कामयाबी कितनी मिलती है ये वक्त बताएगा। मोदी मुस्लिम मंच पर नजर आए तो सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये भी सच है कि मोदी मंच पर होते हैं तो हर कार्यक्रम सियासी बन ही जाता है। वैसे भी चुनावी मौसम है, ऊपर से मुस्लिम कार्यक्रम में मोदी के आने पर कांग्रेस को तो मिर्ची लगनी ही थी। जिन मासूम लोगों का गुजरात में नरसंहार हुआ था, उसकी जो सही तस्वीर है और जो उनकी जिम्मेवारी है, शायद अगर उसके बारे में वो उद्घोषणा करे तो बेहतर रहे। वो समझते हैं कि मंच पर खड़े होकर के और सीधा लोगों के सामने जब वो आ जाते हैं तो वो बेकाबू हो जाते हैं बिल्कुल। दूसरे, उनमें छटपटाहट भी दिखाई देती है और तिलमिलाहट भी दिखाई देती है उनकी। और तिलमिलाहट उनकी ये है कि सब तरफ से उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो अपनी तकरीरों में बगैर तत्वों की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी अपनी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम महात्मा गांधी की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों विचारधाराओं का टकराव है। देश की जनता ये फैसला करेगी कि वो भाईचारे के पक्ष में जाना चाहती है या हिंसा के पक्ष में। मोदी को लेकर कांग्रेसी नेताओं की अपनी दलील है, लेकिन बीजेपी नेता कांग्रेस के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रमों से बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रहेंगे। पहली बात तो ये कि बहुत कंफ्यूज सरकार है, बहुत कमजोर सरकार है और ऐसी सरकार है जिसके पास न नीतियां हैं न नीयत है, न तो किसी मुद्दे पर वो मजबूती के साथ बात करने की स्थिति में है, न किसी मुद्दे को मजबूती से सुलझाने की स्थिति में। आज देश में उसका विश्वास खत्म हुआ है, विदेशों में भी उसके प्रति विश्वसनीयता घटी है, कम हुई है। नरेंद्र मोदी ने रविवार को अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद पीएम पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम सभी धर्मों के लोगों ने, सभी बिरादरियों के लोगों ने मिलकर लड़ा। ये आजादी की लड़ाई थी, लेकिन कांग्रेस आज तक इसे बगावत कहती है। देश की राजनीति में शायद ये पहला मौका होगा जब इतिहास और भूगोल का भी बहुत महत्व नजर आ रहा है। दरअसल 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह चुनावी हो चुका है और इस दौरान राजनीतिक दलों के हाथ जो भी मुद्दा लग रहा है उसके सहारे ही एक दूसरे पर सियासी वार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटी न्यूज। चलिए इतिहास और भूगोल से आगे बढ़कर अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रही साजिश की। साजिश? जी हां, दरअसल मोदी को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है, ये सभी जानते हैं। मोदी केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हैं और कांग्रेस नेता सरकार के बचाव में उतर आते हैं। तो इसके बाद बीजेपी भी जवाबी हमला करती है। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली बात और सामने आई है। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने आरोप लगाया है कि मोदी के खिलाफ गंभीर साजिश रची जा रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को एक इंटरनेशनल साजिश के तहत आतंकियों का निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू का मानना है कि मोदी की पटना रैली के दौरान इंडियन मुजाहिदीन का हमला इसी साजिश का हिस्सा था। हमला करने वाले लोगों को पड़ोसी मुल्क से प्रेरणा मिल रही है। नायडू ने ये भी आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति और राजनीतिक कारणों से इस देश की कुछ पार्टियों से भी इन आतंकी संगठनों को चोरी छुपे समर्थन मिल रहा है। इससे पहले मोदी ने भी बहराइच में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि कभी मेरे पीछे सीबीआई को तो कभी इंडियन मुजाहिदीन को लगा दिया जाता है। अब बीजेपी नेता वेंकैया नायडू का भी ये साजिश वाला आरोप कहीं न कहीं कांग्रेस की ओर है। अब बीजेपी नेता वेंकैया नायडू का भी ये साजिश वाला आरोप कहीं न कहीं कांग्रेस की ओर इशारा है। ऐसे में देखना है कि इन आरोपों पर कांग्रेस बीजेपी को क्या जवाब देती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। चलिए अब बात तौकीर रजा खां की करते हैं, जो लगता है कि दिग्गी के हो गए हैं। दरअसल एक दिन पहले तक आम आदमी पार्टी के साथ जाने की बात करने वाले तौकीर रजा खां को लगता है अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि तौकीर रजा कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के साथ एक ही मंच पर साथ साथ दिखाई दिए। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने तौकीर रजा के नाम के कसीदे भी पढ़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि तौकीर रजा अब दिग्गी के हो गए हैं। विवादित धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा खान से आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल की मुलाकात को लेकर उठा विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के साथ रजा एक मंच पर दिख गए। दिग्विजय ने तो इस दौरान विवादित धर्मगुरु तौकीर रजा के नाम के कसीदे भी पढ़ दिए। तक जो फिजा बनी रही पूरे देश में कि मौलाना तौकीर रजा साहब बहुत ही सांप्रदायिक व्यक्ति हैं और दंगे फसाद कराने के मुकदमे चले हुए हैं। आज उनके श्रीमुख से जिस प्रकार का भाषण सुना है, वो सारे लोग जिन लोगों ने मौलाना तौकीर रजा साहब की बदनामी की है, आज उनके चेहरे पे, उनके गाल पर तमाचा है। 2 दिन पहले तौकीर रजा के बीजेपी से संबंध के खुलासे के बाद शनिवार रात दिग्विजय सिंह ने संभल में कल्की महोत्सव में रजा के साथ मंच साझा किया। कांग्रेस महासचिव ने मंच से रजा की खूब तारीफ की, वहीं रजा ने भी दिग्विजय की तारीफों के पुल बांधे। इस मंच पर एनसीपी नेता तारिक अनवर भी दिखाई दिए। अरविंद केजरीवाल बहुत हो गए, कई दिन से यही सिलसिला चल रहा है और मैं ये वजाहत कर चुका हूँ कि सच्चाई के, अच्छाई के, ईमानदारी के लिए जो भी लड़ाई लड़ेगा, अच्छाई में और प्यार मोहब्बत में यकीन रखने वाले हर एक आदमी को उनका साथ देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं होना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल ठीक है तो क्या दिल्ली में प्रचार करेंगे उनका? दो बड़ी ताकतों के खिलाफ मैं समझता हूँ, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता, इन 2 चीजों को मुद्दा बनाया हुआ है और ये मेरे भी मुद्दे हैं, इनके खिलाफ मैं भी काम करता हूँ। इसलिए अगर जरूरत पड़ेगी तो उनके मंच पे भी जाऊंगा। जो फिजा बनी रही पूरे देश में कि मौलाना तौकीर रजा साहब बहुत ही सांप्रदायिक व्यक्ति हैं और दंगे फसाद कराने के मुकदमे चले हुए हैं। आज उनके श्रीमुख से जिस प्रकार का भाषण सुना है, वो सारे लोग जिन लोगों ने मौलाना तौकीर रजा साहब की बदनामी की है, आज उनके चेहरे पे, उनके गाल पर तमाचा है। कल्की महोत्सव का आयोजन धर्मगुरु प्रमोद कृष्णन ने किया था। मंच पर एनसीपी नेता तारिक अनवर भी नजर आए। प्रमोद कृष्णन ने तो ये तक कहा कि दंगों में तौकीर रजा को गलत तरीके से फंसाया गया था। कांग्रेस पहले तौकीर रजा से अरविंद केजरीवाल के मिलने का विरोध कर रही थी, लेकिन दिग्विजय के साथ रजा के मंच साझा करने के बाद कांग्रेस खुद ही बैकफुट पर आ गई है। अब कांग्रेस सफाई दे रही है कि तौकीर रजा पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और वो केजरीवाल से मुलाकात का सिर्फ इसलिए विरोध कर रही थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट के लिए बरेली के मौलाना से मिलने की उन्हें जरूरत क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। चलिए, ये तो बात सियासत की थी, कभी किसी का विरोध तो कभी उसी का साथ नजर आता है सियासत में। लेकिन बढ़ रहे हैं आगे और रुक कर रहे हैं फिलीपींस का, जहां पर आए हियान तूफान की वजह से भारी तबाही हुई है। इस तूफान की वजह से अब तक 10,000 लोगों के मारे जाने की आशंका है, साथ ही लाखों लोग बेघर हो गए हैं। मलबा हर तरफ बिखरा पड़ा है। तूफान के बाद जहां जहां देखो वहां पर मलबा दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरें देख करके हैरान हो जाएंगे जब फिलीपींस की आप तस्वीरें देखेंगे। फिलीपींस में हियान ने अपना कहर बरपाया है। तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस तूफान से करीब 10,000 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। शुक्रवार को हियान ने लेटे द्वीप पर अपना कहर बरपाया, जिसके बाद कई इलाके मलबे में तब्दील हो गए, जिस वजह से राहत बचाव कार्य में बेहद दिक्कत आ रही है। रेड क्रॉस और सेना बड़े पैमाने पर राहत बचाव कार्य में जुटी है, लेकिन बाढ़ की वजह से कई सड़कें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। कई इलाकों में बिजली चली गई है और दूसरे इलाकों से उनका संपर्क टूट गया है।
320 किलोमीटर की रफ्तार वाले अब तक के सबसे ताकतवर तूफान के टकराने से इमारतें धराशायी हो गई और कई जगह भूस्खलन हुआ। ये तूफान कितना भयानक है, इसका अंदाजा आप फिलीपींस के शहर की हालत देखकर ही लगा सकते हैं। तस्वीरें देखिए, पूरा शहर किस तरह से तबाह दिखाई दे रहा है। हर तरफ मलबा बिखरा हुआ, ऐसा लग रहा है मानो यहाँ थोड़ी देर पहले ही कोई जंग हुई हो। दुकानों से लेकर घर सब तहस नहस हो चुके हैं। लोग भी बेबस आंखों से अपनी तबाही का तमाशा देख रहे हैं। कुछ ही देर तक आए इस महातूफान ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। तूफान के दौरान 320 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चली और जहां से भी ये हवा गुजरी सब कुछ तबाह करती चली गई। अभी नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है। समुद्री तूफान हेयान जमीन से टकराने वाला अब तक का सबसे ताकतवर तूफान बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि टेक्लोबान शहर में एयरपोर्ट को भारी नुकसान हुआ और फिलहाल सिर्फ सैन्य विमान ही उड़ पा रहे हैं। हेयान का असर फिलीपींस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेबू पर भी हुआ है। सेबू शहर की 25 लाख आबादी सहित करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग खतरे में हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हेयान तूफान साल 2012 में आए बोफा तूफान जितना विनाशकारी हो सकता है। बता दें कि इस तूफान में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। हेयान तूफान शुक्रवार को जिस समय फिलीपींस के तटों से टकराया, तूफान के दौरान हवाओं की स्पीड 380 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी। समुद्र में 15 मीटर तक ऊंची लहरें उठ रही थी और करीब 400 मिलीमीटर बारिश हुई। फिलीपींस में आए हेयान तूफान के मद्देनजर वियतनाम ने एहतियातन अपने 11 इलाकों से करीब 8,83,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। इस तूफान की वजह से यहाँ पर तेज बारिश और हवाओं का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो महातूफान की वजह से फिलीपींस में काफी नुकसान हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा तूफान है। स्थानीय प्रशासन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पूरी मशक्कत कर रहा है। जो लोग आपदा पीड़ित इलाकों में फंसे हुए हैं, उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। फिलीपींस में आए महातूफान हेयान ने देश के कई शहरों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इस महातूफान ने फिलीपींस को उजाड़ कर रख दिया। हजारों लोगों की जान गई, जबकि संपत्ति का नुकसान भी करोड़ों में है। कहा जा रहा है कि ये देश की अब तक की सबसे खौफनाक प्राकृतिक आपदा हो सकती है। हेयान तूफान से कहर की चपेट में आए लोग अब भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। लोगों के घर उजड़ चुके हैं और उनके सामने खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। इस बीच अमेरिका ने राहत के लिए सैन्य मदद देने की बात कही है। तूफान से सबसे प्रभावित लेते प्रांत की राजधानी तक्लोबान है। सरकारी अनुमान के मुताबिक करीब 10,000 लोगों के मारे जाने की आशंका है। बताया जा रहा है कि तूफान के रास्ते में आए करीब 70 से 80% चीजें तबाह हो चुकी हैं। मसलन अगर तूफान के रास्ते में कोई मकान आया तो वो सलामत नहीं बचा। 2,20,000 की आबादी वाले तक्लोबान शहर और दूसरे तटीय शहरों के हालात सुनामी के बाद के हालात जैसे हैं। यहाँ बहुत से घरों के कुछ ही हिस्से बचे हैं। वाहन उल्टे गिरे पड़े हैं और बिजली के तार क्षतिग्रस्त हो गए। चश्मदीदों ने बताया कि यह तूफान कितना भयानक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कारें हवा में पत्तों की तरह उड़ रही थी और सड़कें मलबों से भरी थी। फिलीपींस सरकार और वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी जल्दी तूफान आ रहे हैं। अब तक इसे फिलीपींस का ही सबसे भीषण तूफान माना जा रहा था, लेकिन तबाही देखकर कहा जाने लगा है कि ये दुनिया के सबसे भीषण तूफानों में से एक तूफान है।
इसे तूफानों की कैटेगरी में सबसे ऊपर रखा गया है। बता दें कि तूफानों की 5 कैटेगरी होती है और ये तूफान 5वीं कैटेगरी से भी ऊपर निकल रहा है। गौरतलब है कि पिछले माह ही फिलीपींस के बोहोल प्रांत में 7.2 की तीव्रता का भूकंप आया था। दिक्कत इसलिए और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। सरकार अपनी तरफ से कोशिशें तो कर रही है, लेकिन मौसम उसका साथ नहीं दे रहा। अब बारिश बंद होने पर ही कुछ दूसरा काम हो सकेगा। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों की जान को खतरा है, जबकि 1.25 लाख लोगों को गांवों और शहरों से निकाला जा चुका है। फिलीपींस सरकार ने हालात से निपटने के लिए C-130 एयरफोर्स कार्गो प्लेन और 32 हेलीकॉप्टर्स के साथ कई जहाजों को तैनात कर दिया है। इन हालात से निपटने के लिए 20 नेवी शिप भी तैयार किए गए हैं। 200 से ज्यादा लोकल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। फिलीपींस में स्कूल, ऑफिस और दुकानें भी बंद कर दी गई है। राहत शिविरों में खाने का सामान और जरूरत की चीजों को पहुंचाया जा रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कि आपदा पीड़ितों के पास सबसे पहले खाने पीने का सामान पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। चलिए, मूड ऑफ इंडिया में और भी दूसरी खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले खास खबरों वाले ब्रेक में देख लेते हैं फटाफट देश दुनिया की खबरें।